हाय फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको चेक बाउंस केसेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उसमें डिफरेंट वीडियो बना के आपको बताया कि चेक बाउंस केसेस में आपको केसेस के अंदर किस तरीके से प्रोसीड करना है। आज मैं आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर चेक बाउंस केस में किसी को सज़ा हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर चेक बाउंस केस में सजा हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चेक बाउंस का ट्रायल किस तरीके से चलता है और चेक बाउंस केस के अंदर किस तरीके से सजा होती है और कितनी सजा होती है। तो अगर हम बात करते हैं चेक बाउंस केस के अंदर सजा की, तो कितनी सजा चेक बाउंस केस के अंदर हो सकती है। तो चेक बाउंस केस जो कि एनआई एक्ट 138 के अंतर्गत चलता है, जहां पर सजा की प्रावधान की बात करते हैं तो 2 साल तक की सजा हो सकती है। और इसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 357 के अंतर्गत जितना भी चेक अमाउंट है, जिस भी चेक अमाउंट के लिए वो केस चला था, उस चेक अमाउंट का डबल द अमाउंट कंपनसेशन के रूप में भी एक्यूज पर्सन को देना पड़ सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा केस चलता है, ये क्रिमिनल नेचर का केस होता है और सीआरपीसी के प्रोसीजर के हिसाब से, क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से इसको चलाया जाता है और ये पूरा का पूरा ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर चलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को चेक बाउंस केस के अंदर सजा हो गई, मान लीजिए किसी पर्सन के अगेंस्ट एनआई एक्ट 138 के अंतर्गत ट्रायल चलता है और वहां पर मजिस्ट्रेट का ये व्यू आता है कि इस पर्सन को इस पर्टिकुलर केस के अंदर गिल्टी माना गया है और वो गिल्टी मानने के बाद उस पर्सन को सजा सुना देता है। मान लीजिए 1 साल की सजा सुना देता है या 1.5 साल की, या हो सकता है मैक्सिमम जो सजा 2 साल की वो उसको सुना दी जाती है और उसके अंदर कंपनसेशन का भी प्रोविजन जो होता है वो भी उसके अगेंस्ट डिसाइड कर दिया जाता है। तो अब ऐसे में उस एक्यूज पर्सन को जिसको सजा सुनाई गई है उसको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड, जैसे ही किसी भी एनआई एक्ट 138 के केस के अंदर किसी को सजा सुनाई जाती है, वहाँ पर उस पर्सन को इमीडिएटली बेल बॉन्ड भरने के लिए बोला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चेक बाउंस के केस जो होते हैं ये बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं और जैसे ही पर्सन को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसको कोर्ट से डायरेक्टली जेल के अंदर भेज दिया जाएगा, वहाँ पर उसको बेल बॉन्ड भरने के लिए बोला जाएगा ताकि वो उस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल कर सके। अब ये अपील किस सेक्शन के अंदर फाइल होगी? जो चेक बाउंस केस के अंदर अगर आपको सजा सुना दी गई है तो वहाँ पर आपको अपील फाइल करनी है सीआरपीसी के सेक्शन 374(3) के अंतर्गत। अब ये अपील आपको कहाँ फाइल करनी है? ये अपील आप सेशन कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे। जैसे ही मजिस्ट्रेट आपको सजा सुनाता है, वहाँ पर सजा सुनाने के बाद आपसे बेल बॉन्ड भरवा लेगा और आपको 30 दिन का टाइम देगा वहाँ पर कि विदिन 30 डेज आप सेशन कोर्ट को अप्रोच करके इस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आप अपील फाइल करेंगे वहाँ पर आपको क्या क्या करना है। देखिए, जब आप अपील फाइल करेंगे 374(3) के अंतर्गत तो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन उसके साथ जरूर लगानी है जिसको हम बोलते हैं 389 की एप्लीकेशन, जो होती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन। क्योंकि आपको 30 दिन का टाइम तो दे दिया गया है, लेकिन जैसे ही आप अपील में प्रोसीड करेंगे तो अपील में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लगानी है कि जो मेरे खिलाफ ये सेंटेंस ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, इसको जब तक ये अपील डिसाइड नहीं होती है इसको सस्पेंड किया जाए। तो सीआरपीसी के सेक्शन 389(1) के अंतर्गत आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की रिक्वेस्ट सेशन कोर्ट के सामने करेंगे। अब वहां पर सेशन कोर्ट आपको जो भी कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड करा गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा या फिर जो भी चेक अमाउंट था, जिस चेक अमाउंट के लिए आपको केस लड़ रहे थे, आपके अगेंस्ट जो चेक चला था, उस चेक अमाउंट का 20% तक की राशि सेशन कोर्ट आपको इमीडिएटली कोर्ट में जमा कराने के लिए आदेश कर सकता है। और वहां पर उसके बाद आप कोर्ट को बताएंगे कि किस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने आपके अगेंस्ट जो कन्विक्शन दी है वो पूरे तरीके से गलत है, या जो ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन है कन्विक्शन देने का वो लीगल नहीं है। आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा और अपील के अंदर सबसे पहले कोर्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को अलाउ करके अपोजिट पार्टी को नोटिस करेगी, दोनों के एडवोकेट्स को सुनेगी और पूरा सुनने के बाद उस अपील को डिसाइड करेगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टाइम टू टाइम ऐसी बहुत सारी जजमेंट आ गई है जहाँ पर यह बोला गया है कि अगर किसी पर्सन को 138 केस के अंदर सजा सुना भी दी गई है तो वहां पर वो सेशन में जाकर के भी अपने ऑफेंस को कंपाउंड करा सकता है। अब ये कंपाउंड कराने का क्या पूरा सिस्टम है, ये समझ लीजिए। मान लीजिए अगर किसी पर्सन को चेक बाउंस केस के अंदर सजा सुना दी गई है,
अब उसको पता है कि उसका कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है, या उसको लगता है कि अपील में उसके अगेंस्ट भी केस डिसाइड हो सकता है और वो चाहता है कि इस सज़ा को किसी तरीके से ख़त्म करा दिया जाए, तो अपोजिट पार्टी को नोटिस कराने के बाद वो उस ऑफेंस को कंपाउंड कराने की एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष दे सकता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बहुत सारी जजमेंट है जो ये बोलती हैं अगर कोई पर्सन चेक बाउंस केस को कंपाउंड करना चाहता है तो वहाँ पर कोर्ट एक रीजनेबल कंपनसेशन डिसाइड करके उस केस की सज़ा को ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपके खिलाफ कोई भी चेक बाउंस का केस डिसाइड हुआ है तो आप हैंडल कर सकते हैं और अपने खिलाफ डिसाइड हुई कन्विक्शन को ख़त्म करा सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूँगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।